कॉम्प्लेक्स जो बनता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स समझ, नाम तो सुना हो कॉम्प्लेक्स? क्या होता है कॉम्प्लेक्स? ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं कॉम्प्लेक्स, केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स। जैसे आपके पास, आपने ये देखा होगा, अभी दिखाएंगे तुरंत समझ में आएगा, K4Fe का होल 6, ये तो देखा ना कभी आपने? नहीं देखा ये भी? दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं K4FeCN6। ये क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस समय नंबर ऑफ आयंस कम हो जाता है, या ये कह दो कि आई की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लिखिए, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ रह गए थे दोस्त? बाइक से आ रहे थे, क्या खराब हो गया? इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। सिंस, ऐसा क्यों होता है? सिंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर डू नॉट डिसोसिएट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर डू नॉट डिसोसिएट। ठीक है, चल लिखिए अब इसमें एग्जांपल। जैसे Ki प्लस Hgi2 से बनेगा, बनाइए। क्या बनेगा? K2HgI4। अब पहले बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जो बताने जा रहे हैं, उसके बाद सब सवाल कर पाओगे। चलिए, ये बताइए, ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Ki में, लेकिन ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। प्लस ये जब टूटेगा तो किसमें? Hg प्लस प्लस में, प्लस 2I माइनस में, 1 माइनस में। ठीक, मिलाकर कितने हैं? 3। एक और यहाँ पर 2 और 2 कितने हैं? 4। और अगर हम 4 और 3 को दोनों को जोड़ ले तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 7। कितना हो जाएगा? सॉरी 3। कितना आ जाएगा बेटा? 7। और जरा इधर जोड़िए आप, इधर क्या होगा? हमने एक लाइन कहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इससे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी टूटेगा नहीं। तो अगर ये नहीं टूटेगा तो इसमें चार्ज कितना आएगा? 1। या कह दो कितने आयंस बनेंगे? 1 आयन बनेगा। तो इसके आयन जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? देखो 2Ki प्लस में, और प्लस ये पूरा 1 आयन रहेगा, ये पूरा 1 कंपाउंड रहेगा Hgi4। तो टोटल कितने हो गए? अरे 3, 1 और 1, सॉरी 2 और 1 हो गया। ये पहले कितने आयन थे, या पहले कितने पार्टिकल थे? अब कितने पार्टिकल बचे? इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? कम। और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम कम होते जाएंगे, वैसे वैसे कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो मैंने कहा कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो आयंस के नंबर या पार्टिकल्स के नंबर क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि ये आयन कभी भी डिसोसिएट, या कह दो ये स्फीयर कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। लिख लीजिए आप। हटा दें हम इसको बना लेना ऐसे तोड़ के, कैसे हमने लिखा तो याद रहता कि
लिखो 4 KCN, नेक्स्ट लिखो एक एग्जाम्पल और, अभी आप लोग खुद करिएगा। 4 KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस से बनेगा K4 FeCN का होल 6। चलिए बताइए उधर कितने हैं इधर कितने हैं, जल्दी बताइए फटाफट। K4 FeCN का होल 6, चलिए पहले उधर देखिए कितने आयंस बनेंगे इधर और इधर, तभी तो पता, देखो हाँ हाँ तभी तो तुम्हें पता चले कॉम्प्लेक्स में कम हो जा रहा है। चलिए इधर देखिए, ये टूटेगा K प्लस और CN माइनस में, कितने K प्लस 4 और कितने CN माइनस 4, ठीक है। हाउ, वेरी गुड। देखो इधर हो गया Fe और कितने CN 2 CN, तो टोटल 4 और 4 8, 8 3 11, तो इधर 11 हो गए और इधर देखो 4 एक ये और एक पूरा ये, तो N हो जाएगा 5। किसका? K4 पोटेशियम फेरोसाइनेट, फेरोसाइनेट तो बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब पढ़ाएंगे, ठीक है ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप, एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ फैक्टर। एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ फैक्टर। अब मेरी बात सुनिएगा, वन ऑफ फैक्टर सीधे सीधे बात करेगा कोऑर्डिनेशन, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बोले बड़ी है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो ये किसने ये सब बताया, किसने? वन टॉफ ने बताया था, ठीक है। इसमें लिखिए स्टार बनाते हुए लिखते चलिएगा, लिखो लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, कॉलिगेटिव डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, ऐसे लिख लेना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आई बोले तो वन ऑफ फैक्टर, ठीक है, और डिपेंड अपॉन n, किस पे? n पर। n क्या है? नंबर ऑफ मोल, या कह सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? आई पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा आई बढ़ता चला जाएगा उतनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। फिर मैंने कहा मोल, जितना ज़्यादा मोल बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। अब मेरी बात सुनिए, जब हम सॉल्यूशन के सवाल करेंगे, किसके सवाल करेंगे? सॉल्यूशन के सवाल करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। वो तुमसे कहेगा मोलैरिटी, या कहेगा मोलैलिटी, क्या कहेगा? मोलैरिटी या मोलैलिटी, उसको हम डायरेक्टली मोल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे 2 सवाल करूं कि एक सवाल ये है, सुनो, दोनों का वॉल्यूम सेम है, हमने कहा ये भी 1 ही लीटर है, ये भी 1 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, 1 लीटर है। सुनते रहना, इसकी मोलैरिटी मैंने कहा 4 मोलैरिटी है और इसकी मोलैरिटी 5। अब आप दिमाग लगाएंगे तो मोलैरिटी क्या होता है? n/v। इसकी मोलैरिटी कम है, इसकी मोलैरिटी ज़्यादा, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, पता ना। इसका मतलब इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लो बना के,
लिखो इन दीज न्यूमेरिकल स्मॉल m कॉमा कैपिटल M। अब स्मॉल m क्या होता है? मोलैलिटी होती है, और कैपिटल M क्या होता है? मोलैरिटी होती है। शुड बी ट्रीटेड एज मोल ऑफ सॉल्यूट। इसे हम क्या बना लेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट। एंड अगर मान लीजिए मास दे दिया पर या परसेंटेज दे दिया, क्या दे दिया? परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम क्या मान लेंगे? मास मान लेंगे। लिखो इसे, एंड गिवन परसेंटेज शुड बी ट्रीटेड एज मास ऑफ सॉल्यूट। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहे हैं। इस लाइन से ये समझ लीजिए 90% चांस सवाल पूछा नहीं, खाली थ्योरेटिकल सवाल। पहले सुनिए, देखो जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। क्लियर? सुनते चलना, ठीक है। अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? 4। कौन कौन? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, ठीक है। अब लेकिन अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो ये दोनों घटेंगे। बात समझ में आई? कि अगर मैं तुमसे कहूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, क्या होंगे? क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कहता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं तुमसे कहूं पहला, दूसरा क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक और बॉइलिंग पॉइंट। ये सब के सारे पैरामीटर इंक्रीज होंगे। सारे पैरामीटर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। लेकिन दूसरी बात कर लें, अगर मैं यहीं पर तुमसे एक बात करूं, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, ये पैरामीटर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। बाकी पैरामीटर बढ़ जाएंगे। लिखिए इसमें, लिखिए। पहले तो आप इसको बना लो, अगर यही बना लोगे तो काम हो जाएगा। पहले इसको बना लो। आज आपका ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, और आप जाइए। बढ़िया, मौसम बहुत अच्छा है। पकौड़े वकौड़े जानते हैं ना? पकौड़े वकौड़े खाते होंगे? पकौड़ी खाते हैं? बढ़िया चाय पकौड़ी खाइए। मौसम बारिश के मौसम में जो लोग घर रहते हैं उन्हीं का बढ़िया रहता है। हॉस्टल वाले तो फिर बेचारे देखते हैं सिर्फ वैसे ही, पानी बरस रहा है, ठीक है, बरसों हम सो जाएंगे अभी। लिखिए, लिखो एज नंबर ऑफ सॉल्यूट। एक एक पॉइंट बिल्कुल यही आपके दिमाग में चलना चाहिए। मैं लिखाऊंगा तो दिमाग में यही चलना चाहिए। एज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस, as number of solute particle increases, colligative property increases। अब colligative property में 4 कौन कौन सी भैया? ये लिखो। क्या क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिखो, ऐसे लिखो। अब आपको वहां पर ऐसे नहीं लिखना, वहां पर ऐसे लिखना है।
डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, याद आया, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर। नेक्स्ट डेल्टा टी बी कामा डेल्टा टी एफ कामा पाई ब्रैकेट बन, क्या क्या, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट कामा डेल्टा टी बी कामा डेल्टा टी एफ कामा पाई। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद करो, अब एक और कामा लगाओ ब्रैकेट बंद करने के बाद, कामा बॉइलिंग पॉइंट, क्या, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, बट क्या क्या बोलो, बट क्या क्या डिक्रीज होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, बट फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। चलिए अब मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, अभी तक भी बहुत अच्छी बात थी लेकिन इससे भी अच्छी बात जो आपको पता है। ये बताइए, अब ये क्या लिखा हुआ है, वाटर लिखा, अगर मैं तुमसे कहूं तो आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप बताओगे 100 डिग्री सी। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप सर हमें बहुत अच्छे से पता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सी। ठीक है, अब सुनो, मैं तुमसे कहूं अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन ऐसा बनाया गया है जो कि पानी में है, जो कि पानी में है, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ठीक है, कि 100 पे तो पानी बॉयल ही कर रहा है ना, सॉल्यूट डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, अभी तो बताए हैं। ठीक, दूसरी बात, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सी। अगर मैंने कोई सॉल्यूशन पानी में बनाया है, कोई सॉल्यूट तो डाला होगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, किससे कम हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज मोर देन 100, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज लेस देन 0। ये पॉइंट लिखना है, लिखिए, लिखा चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बना लो ना ताकि याद रहे, यहां पे याद रहे ना। ऐसे लिखना, सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन ऑफ एक्वस मोर देन कितना, 100 डिग्री सी। और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा बेटा, एक्वस कितना, 0 डिग्री सी। ठीक है, अब एक लाइन बची तुम्हारे इसकी, वो लाइन ध्यान सुनो क्या है। चलिए, ये इसमें तुम थोड़ा फंसोगे। पहले इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो पानी में डालने पर अपने आप को तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जब टूट जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कभी भी टूटते नहीं हैं। इसका मतलब मैं तुमसे डायरेक्ट बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी ज्यादा होगी कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। लिखिए, देखो इलेक्ट्रोलाइट हैज हायर कोलिगेटिव इफेक्ट देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्यों ऐसा हुआ, सिंस इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट, सिंस इलेक्ट्रोलाइट आर डिसोसिएट। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए अब आखिरी हेडिंग डाल दीजिए, जो कि आखिरी हेडिंग है, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ, अब ये अच्छा लॉ है। अगर हेनरी HENRY, HENRY, हेनरी लॉ,
ठीक है, LA लॉ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। हेनरी लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास लिक्विड है या कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है। अब उसमें अगर कोई गैस को डिसॉल्व कराएंगे तो किस पे डिपेंड करेगी? तो ये डायरेक्टली डिपेंड होगी प्रेशर पे डिपेंड होगी। किस पे? प्रेशर पे। एक पॉइंट पहले लिखिए, लिखिए। अच्छा एक चीज़ और, ये बताओ जैसे जैसे जाता सॉल्बिलिटी घटती जाती है बढ़ती जाती है? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी घटेगी बढ़ेगी? तो सोचो, आप लोग जब छोटे रहे होंगे, आप तो प्रेयर वगैरह होता नहीं, पता नहीं होता कि नहीं होता है। प्रेयर तो समझते हो ना, स्कूल जाने से पहले प्रेयर होता है। जब कभी धूप में प्रेयर होता है या कोई असेंबली वगैरह लगती है, तो आपने देखा होगा उसमें कुछ बच्चों को चक्कर सबके साथ होता है। स्कूल में कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो जाता है जो फेंट होकर गिर जाता है। फेंट मतलब बेहोश होकर गिर जाता है, ठीक। तो डॉक्टर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं छाँव में लेकर जाओ। ऐसा क्यों हुआ कि हम क्या सांस ले रहे हैं ना, तो सांस क्या है? तो ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन ऑक्सीजन मेनली उसमें। तो जैसे हमने सांस लिया, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, और वो गैस गैस कहाँ जाके डिजॉल्व हो गई? ब्लड। उस ब्लड से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है गैस। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ गया है, तुरंत क्या हो गया? गैस की सॉल्बिलिटी कम हो गई, और गैस अब हमारे ब्लड में कम रह गई है, तो ब्रेन तक भी कम पहुंचेगी गैस, जिससे क्या होता है? हमें चक्कर आने लगता है। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो एक कमरा बंद होता बहुत सारे लोग को भर दिया था तो उसमें सफोकेशन होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की सॉल्बिलिटी घटेगी। तो यही पॉइंट लिखना, लिखिए, देखो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas decreases with increase temperature। जो बात समझ में आ गई, तो अगर जो बात समझ में आ गई तो अगली बात पक्का आ जाएगी। आप सुनो, अब हेनरी, अकॉर्डिंग टू हेनरी, अकॉर्डिंग टू हेनरी, अकॉर्डिंग टू हेनरी, द मास ऑफ गैस, द मास ऑफ गैस dissolve per unit volume, the mass of gas dissolve per unit volume। अच्छा, डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोबारा फिर से बोल दें, हमने क्या कहा है? मास ऑफ गैस, बोल दो बेटा बोल दो, क्योंकि लाइन क्लियर नहीं हो पाएगी। अब बोलो। हाँ, आर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बोले ना, प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब ध्यान सुनो मेरी बात, देखिए, सोडा पिया है, अरे जो दम से भर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा बताओ, वो जो ठंड पानी रहता है वो गर्म रहता है ठंडा रहता है? ठंडा पानी रहता है, ठीक है। अभी समझना, अभी चीजें हैं। वो एक बॉटल लेता है कांच, तो दबा देता है, तो उसमें जाकर के पानी में गैस जाकर डिसॉल्व हो जाती है। जितना ज्यादा उस गैस में प्रेशर रहेगा उतना उस पानी में गैस डिसॉल्व होगी। हेनरी यही नहीं तो कहा ना, उन्होंने कहा कि मास ऑफ गैस उतना डिसॉल्व होगा जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, खास करके लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो हेनरी ने कहा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या कहा? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये प्रश्न उठा दो, मास इज इक्वल टू के एच इंटू पी, इसको लिख लीजिए। के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट।
चलिए, अब मुझे नहीं लगता इससे और कुछ है, कुछ इसमें नहीं, अब कुछ बस रहने दो, सकता है बहुत है। ये बताइए, अब आप लोग किताब उताब लाएं, कुछ सवाल किससे करते हैं आप? न्यूमेरिकल मुद्दे की बात अब आई है। अब कौन सी बुक? क्लास 12। आप बेटा कैसे करते हैं आप बेटा 12th की बुक से, आप सब 12th की बुक से करते हैं आप? 12th की बुक में पीछे दिया है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? बेटा ऑब्जेक्टिव ही तो आपको करना है। इसमें तो बहुत सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है PDF। चलिए, मैं कुछ सवाल सेलेक्ट करूंगा, आप लोगों को दूंगा, ठीक है? सवाल वही करेंगे और हर चैप्टर से ये मान के चलिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ए आपका बना हुआ है, ठीक है? इस ए को तुम 100 बार बनाओ तो ए ही रहेगा वो। तो एक तरीके के 100 सवाल करने अच्छे से अच्छा है कम से कम 20-25 तरीके के सवाल 2-3 बार कर लो। जैसे आपने क्या किया, एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से 100 सवाल करते चले यार। नहीं, आप इतना टाइम नहीं यार। आप एक काम करिए, चैप्टर को सिलेक्ट करिए कि हमें हर चैप्टर से 100 सवाल करने हैं, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। आपके 100 सवाल में से मुझे लगता है कि 5-6 टॉपिक रहे होंगे। अब मैं गिना भी सकता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4, हेनरीज लॉ एक हो गया, और उससे पहले जो राउल्ट्स लॉ पढ़ाए थे 7। अब अगर इसमें करेंगे तो आपके 10-10 सवाल आ जाएंगे हर टॉपिक से। ऐसे आपको सवाल, ठीक है? तो आज मैं कुछ सवाल आपको कराऊंगा और मैं बताऊंगा कैसे सवाल टैक। मेन मुद्दा होता है आप सवाल वहां के कैसे चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल कोई आ गया, अब आप सवाल स्टार्ट कहां से करेंगे? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको फॉर्मूला भी आता है, फिर भी आपके सवाल गलत हो जाते हैं। या तो आपके सवाल छूट जाते हैं, छूटते क्यों है? टाइम की वजह से। ठीक, तो वो मैं आप इसी चैप्टर में बताऊंगा। अगले चैप्टर से मैं क्या करूंगा, जैसे ही एक टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके मैं सवाल करवा दूंगा, ठीक है? इस बार तो मुझे लगता मैं सवाल नहीं करा पाया सॉल्यूशन के, लेकिन जैसे ही अगले, जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सारे सवाल मैं 5-7 सवाल वहीं करा दूंगा। आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, ताकि जब मैं टेस्ट लूंगा तो आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल सकती, सर आपने क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, तो आज मैं इसके सवाल करा दूंगा और फिर इसी बीच में मैं किसी दिन आप लोगों का टेस्ट ले लूंगा। टेस्ट सिर्फ 25 सवाल के होंगे, 25 के, और वही सवाल होंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले होंगे, उसको जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, कुछ सवाल लिखिए। अब हम पहले तो 1-2 सवाल लिखाएं। किसी बुक लो जाए, तुम्हारी बुक से देखें, आ जरा देखें। क्वेश्चन सबके पास बुक है सबके पास? चलिए कोई बात नहीं, जब नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए सवाल लिखिए बहुत। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल सोल्यूशन मजा नहीं है दोस्त। क्या लिखे बेटा? विच ऑफ फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन हैव मैक्सिमम एक्वा सोल्यूशन हैव मैक्सिमम, ठीक है, इफ मोलरिटी ऑफ ऑल सोल्यूशन आर सेम। अब देखो, हमने क्या कहा, सारे की मोलरिटी सेम कर दिया, सारे की मोलरिटी क्या है? सेम है। अब आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा। तुम्हारी बुक का सवाल नहीं है, मैंने लिया है लैंग्वेज का, बट उसमें ऑप्शन बहुत आसान दिए इसलिए मैंने कहा। पहला है आपके पास NaCl, क्या है पहला? NaCl। दूसरा ऑप्शन है MgCl2, MgCl2, और तीसरा है आपके पास
AlCl3 और फोर्थ है आपके पास K4FeCN का होल 6। चलिए बात ध्यान सुनिए, सवाल में कहा है कि जितने भी सारे हैं इनकी मोलरिटी कितना है, सेम है। हमने कहा मान लीजिए m है, हमने कहा मान लीजिए m है, कैपिटल M, ये जो भी कहो आप, कैपिटल M इसका भी है, इसके भी है। हो सकता है वो तुमको कोई नंबर दे दे 0.5 मोल सॉल्यूशन, ठीक है, तो मोलरिटी सबकी सेम हो गई। अब आप ये बताएं बॉइलिंग पॉइंट निकालते कैसे हैं, तो आप वही चलिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाले से ही कर सकते हैं आप। अभी मैंने बताया कि जिसके नंबर ज़्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। चलिए पहले वाले में नंबर n कितना आएगा बेटा, बोलो 2 आएगा, क्योंकि 2 आयन से। इसमें देखो जरा तो 1 Mg 2 Cl कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें जरा देखो 1 और 3 4 हो गए, इसमें 4 और 1 5 हो गया, खत्म सवाल। सवाल समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले की, इसी में बस ऑप्शन बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बढ़ा लीजिए, सेम सवाल रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट लिखो, लिखो पहला ऑप्शन लिखो ग्लूकोज, दूसरा लिखो यूरिया, तीसरा लिखो सुक्रोज, और नेक्स्ट लिखो पानी, वाटर। ये सब सॉल्यूशन है बेटा, जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन, सुक्रोज का सॉल्यूशन, सबके और किसका है, पानी है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, उसने कहा है इन 4 में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। पहले तो एक खास कान खोल के आप लोग सुन, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। क्या हमने कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाएगी, और जब इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो नंबर ऑफ आयंस पे या नंबर ऑफ पार्टिकल पर। जैसे पिछले सवाल में मैंने सारे क्या दिए थे, इलेक्ट्रोलाइट दिए थे, याद है सब, लेकिन इस बार मैंने सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे दिए, ठीक है, ताकि दोनों सवाल कवर हो जाएं। चलिए पहला ऑप्शन क्या है बेटा, ग्लूकोज। चलिए ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज सोल्यूशन है, दूसरा कौन सा बेटा, यूरिया सोल्यूशन है। चलिए यूरिया सोल्यूशन है। नेक्स्ट ये बी है, इसको ए कर दो, इसे बी कर दो। चलिए फिर सी, सुक्रोज, सुक्रोज सोल्यूशन है, सबकी मोलरिटी सेम है। नेक्स्ट पानी है, अब यार पानी है तो वो तो सॉल्वेंट है, तो सबसे कम तो इसी का हो जाएगा, मिनिमम इसका होगा, कोई इसमें सोचना ही नहीं है बेटा, इसका सबसे कम होगा। अब हमने कहा कि अगर आपको वहां लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। चलिए ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, पहले ग्लूकोज का बोले भाई, O6। यूरिया का बोलिए भैया, NH2CO, NH2 याद होना चाहिए, लिख दे रहे आज। फिर इसका C12H22O11। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट घर पे निकाल लेना, इसका होता है 180, इसका होता है 60, और इसलिए मैंने लिख, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, खत्म सवाल। अब आपके 2 सवाल हो गए, इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के।
चलिए देखें तुम लोग एक सवाल कर पाते हो कि नहीं, देखें तुम लोग का दिमाग काम कर रहा है। लिखे सवाल, लिखे, लिखो द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए 0.2 मोलल aqueous solution of urea, 0.2 मोलल aqueous solution of urea। हमारे पास है एक सॉल्यूशन है, क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी दे रही है 2 मोलल दे रखा है, मोलल दे, कितना दे रखा है 2 मोलल। उसने कहा ये बताइए, अच्छा है क्या ये यूरिया, क्या है यूरिया। इसकी जो आई की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 0.2, सॉरी वो निकालना, आई की वैल्यू निकालना, माफ करेगा, आई की वैल्यू निकालना है, आई आपको फाइंड करना है। और पहला ऑप्शन है 0.2, दूसरा ऑप्शन है 0.4, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, ऑल एबव। चलिए दिमाग लगाइए, किस में कितना है दम, लगा दो भैया दम। सोचो 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 भैया सोचो सोचो, फिर मेरा खून जलाओ। चलिए मैं बताऊं, आप लोग फ्लॉप हो गए, अभी बताए हैं यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, टूटेगा तो नहीं टूटेगा गधा। अरे ना तो ये टूटेगा ना ये जुड़ेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सीधे आपके यहाँ कोई इतना बड़ा सवाल नहीं आता एग्जाम में, क्योंकि एक मिनट के अंदर एक सवाल करना होता है, इतने टाइम होता है, आते हैं तो इतना बड़ा सवाल थोड़ी ना ऐसे छोटा सा देंगे और देख लेंगे तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज चलता है। चलिए दूसरा सवाल लिखिए आप। सवाल समझ में आ रहा है कैसे करना है। मेन होता है कि थ्योरी बहुत आसान होती पढ़ना, लेकिन जब सवाल करना तभी तो नानी हाथ आती हैं। लिखो सवाल, लिखो लिखो लिखो। चलिए अगला सवाल, ये तुम लोग मुझे बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल याद करके नहीं होंगे। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। लिखो लिखो, विच हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। ठीक है, ये सवाल लिखिए, ऑप्शन लिखिए, लिखो एच आई, एच बी आर, दूसरा ऑप्शन एच आई, पहला ऑप्शन एच आई, दूसरा एच बी आर, तीसरा एच सी एल, चौथा एच एफ। पहला ऑप्शन क्या लिखा बेटा, एच आई, एच बी आर, एच सी एल और एच एफ। चलिए बताइए। ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे, मैं करवा दे रहा हूँ। चलिए बताइए बेटा, ऑप्शन क्या क्या है। पहला है, चलिए एच आई, दूसरा एच बी आर, नेक्स्ट तीसरा है आपका एच सी एल और चौथा है एच एफ। ठीक है, इसमें वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, ज़्यादा होगा, बताइए। मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए सुनो, पहले सुनो मेरी बात, पहले कहीं लिखो फोन,
FON और कॉल, फोन कॉल, ऐसे लिखिए, लिखो लिखो लिखो। अगर कभी फ्लोरीन से ऑक्सीजन जुड़ा है या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा है या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नाइट्रोजन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा है, कुछ केसेस में क्लोरीन के साथ में भी देखा गया है, तो यहाँ पर पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाई जाती है? और जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और मैंने कई बार बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। कहीं इसको लिख लो, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। करो। हो गया? आप ध्यान से देखिए। चलिए, हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा दे रहे हैं और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर का ऑर्डर। देखिए, सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है HCl का होता है, फिर HBr का होता है, उससे ज़्यादा होता है HI का, और सबसे ज़्यादा हो जाता है HF का, क्योंकि यहाँ पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम। इसको ऑर्डर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो सर इतनी पुरानी बातें हमें याद कहाँ रहती है? हमें तो कल की बातें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि एक कविता में मैंने बहुत पहले भी सुना था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो कल की बात कौन याद रखता है? नहीं, काम की बातें हो तो याद करना चाहिए। हो गया बेटा? बेटा फोन आपका गिर जाएगा। समझ में आ रहा है सवाल कैसे करने हैं? ठीक है। अब नेक्स्ट उसको हम जब भी नया चैप्टर पढ़ाएंगे तो मेरी एक वो रहेगी जिम्मेदारी कि एक टॉपिक उसके सवाल, टॉपिक सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। अब आप देखिए कर पाएंगे कि नहीं। लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पानी नहीं है। हाइड्रेटेड का मतलब पानी है और एनहाइड्रस का मतलब सूखा है, पानी नहीं है। क्या लिखे बेटा? द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 present in 250 ml of 0.25 molar solution is 0.25 molar solution is, हाँ 0.25 molar solution is, मोलल एम लिख लो भैया, एम तुम सिर्फ एम, बस ज्यादा नहीं लिखो, तुम सिर्फ एम लिखो सिर्फ। मोलर लिखो, मोलर, आर है बेटा, आर, मोलर, हाँ नहीं आर वाला है, आर, मोलर। लिखो लिखो लिखो, गलत हो गया कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया। चलिए सवाल लगाइए, जा लगाइए सवाल। देखिए, अब फिर दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसका फार्मूला। मैंने कभी तुम्हें मोलैरिटी पढ़ाया है क्या? अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाए हैं। मोलैरिटी का मैंने फार्मूला लिखाया था कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है N/V, और वॉल्यूम अगर ml में दिया गया तो ऊपर 1000। ठीक, उसने कहा है आपको वेट बताना है। क्या बताना है? भार बताना है। भार कहाँ से निकले? कहीं भार तो है ही नहीं इसमें, लेकिन आपको पता है N इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इस N को तोड़ लो, तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन
मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम और ऊपर 1000। चलिए अब आपके लिए काम है, Na2CO3 का मॉलिकुलर वेट बताइए आप। चलिए निकालिए, निकालना आता है मॉलिकुलर वेट। चलिए देव बताओ ना भाई। निकालिए। Na2CO3। चलिए बताइए, एक सोडियम है, एक सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, मॉलिकुलर वेट कितना होता है 23। मॉलिकुलर वेट 2 हैं, देखो तो कितना हो, ठीक है। चलिए कार्बन बेटा, कार्बन कितना होता है 12। कितने कार्बन है, एक, तो हमने एक। चलिए ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होता है 16। मुझे लगता है ये 48 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ फटाक से, इतना तो कर लेंगे ना, लगभग 106, 106 आसपास। खत्म, लगा दो, रख दो। अरे लिखा तो 106 लिख दिए भाई, 106। आप देखिए मोलैरिटी आपको दे रखी है, कितना दे रखी है, पढ़ो सवाल, 0.25 दे दिए ना, तो हमने क्या लिखा, इसको 0.25 दिया है। इक्वल टू वेट आपको निकालना है, मॉलिकुलर वेट आपको पता है 106, और वॉल्यूम आपको पता है 250, और ऊपर हो जाएगा 1000। चलिए कैलकुलेट करें, देखें कौन कितना जल्दी कर पाता है। अब तक हो जाना चाहिए था तुम लोग का। दिमाग और पेन का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके दिमाग और पेन का कोऑर्डिनेशन एक साथ नहीं रहेगा तो आपको सवाल को कई बार पढ़ना पड़ेगा, और कई बार कैलकुलेशन में गलतियां करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि हम लिखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और लिखते कुछ और हैं। ठीक है, चार, तो ये हो जाएगा 5 और 3, 50, 50, 62 कुछ 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। कितना आ रहा है, जो भी है देखो। चलिए तो मल्टीप्लाई करो, इसके इधर रखो, तो कितना 0.25 इंटू 53 इजक्वल टू वेट 2। चलिए अब इसको हम सीधे सीधे लिख दें, तो क्या हो जाएगा, वेट इजक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 0.25 इंटू 53/2। कितना है देखो, चाहे छोटा कर लो चाहे इसको, जो भी करना चाहो, कितना आएगा 6.2, ठीक है 6.6250, 6.625, ठीक है, ग्राम वेट। ये आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करिए आप लोग तो हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करिए आप। बोले भैया,
ये हो पाएंगे ऐसे सवाल कि नहीं हो पाएंगे? बोलो दादा, पक्का? लिखिए, लिखो, द मोलैरिटी ऑफ the molarity of 0.006 mole of NaCl in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। क्या निकालना है इस बार? मोलैरिटी आपको निकालनी है। चलिए निकाले, बहुत आसान सवाल, इससे आसान नहीं हो सकता पूरा सवाल। चलिए आप लोग करिए खुद से, थोड़ा थोड़ा टाइम लीजिए। चलिए कृपया करके आप लोग कैलकुलेटर यूज ना करें। एन नहीं निकाला, एन तो दे रखा भैया, उसने कहा 0.005 मोल, मोल ही तो एन होता है। हाँ 0.006 जो भी है। दिमाग पे जोर डालिए, दिमाग पे जोर। आसान सवाल है, इससे आसान। मैं कर रहा हूं। निकालना क्या है? मोलैरिटी। मोल आपको दे रखा, अरे दादा, कैपिटल M इक्वल टू होता है, देखो कैपिटल M इक्वल टू होता है N/V इंटू 1000 ml में है अगर जो, खत्म। N तो इस बार डायरेक्ट दे रखा ना, पॉइंट। मोलैरिटी आपको निकालना है, इसकी वैल्यू कितना दे? 0.006/100 इंटू 1000। मैंने बताया इससे आसान। ये हो गया 10, तो 10 बार चला गया तो कितना हो जाएगा? 0.06 मोल पर लीटर। लिख लो, कितना आसान था। मैंने कहा इससे आसान सवाल नहीं था। इसमें जोड़ घटाना था सिर्फ, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना था बस सिर्फ। चलिए एक सवाल आ गया, ये सुने, मैं लिख दूंगा, आप लोग इसको आंसर मतलब उतारिएगा नहीं, लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ। इसमें लिखा है विच इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें पहला ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिया गया वही मैं कराऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट। वही 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 भाई 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 भाई। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है आपका इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है आपका वेपर प्रेशर, और नेक्स्ट है, तीसरा है वेपर प्रेशर, और नेक्स्ट है आपका, लास्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। सोच के आंसर देना। हमने कहा इसमें से कौन से, इसमें चारों में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। पहले तो आपको, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, उसको याद कर लो। वेपर प्रेशर, वेरी गुड, सही है। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल उसने कह दिया कि इसमें से कौन सा वेपर, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो तो आसान ही है, 4 आप याद रखेंगे।
बताओ कोई दिक्कत हो तो सवाल निकल जाएंगे। एक सवाल और कर लो भैया, लिखो। अब इस सवाल में आप लोग बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लिखो, विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन इज वाटर विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। अरे इतना उल्टा बंका लैंग्वेज लिखे हैं यार, बस सीधे से लिखो। इन विच फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम और मिनिमम वेपर प्रेशर। लिखो, पहला ऑप्शन लिखो। अब ये तो बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी मैंने कराया था ये सवाल, मुझे याद ही नहीं आया था अभी तक। NaCl, दूसरा लिख लो MgCl2, और तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा, तीसरा क्या दिए हैं ये, BaCl2, और चौथा है कुछ कर दो, चलो नन ऑफ दीज। चलिए करिए सवाल। आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या बताना है, वेपर प्रेशर। ये BaCl2, बेरियम क्लोराइड। देखो एक क्या सी तो बना तो है यार, वो ऐसा तुम्हें लग रहा होगा नहीं बना, लेकिन बना हुआ है वो। अब आप इसको कैसे करोगे, इसको अब बहुत आसान है। इधर मेरी तरफ देखो भाई, इधर आपको क्या करना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, उसके उल्टा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस कहाँ है, देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू बेरियम के, क्योंकि बेरियम तो बहुत नीचे आता है, सबसे ऊपर बोरान, फिर सॉरी क्या क्या आता है, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बहुत नीचे आता है। तो ये तो हो गया मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम वाले के सामने लिखो BaCl2। कुछ समझ में आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, आ रहा है ना। चलिए मिनिमम क्या हो जाएगा, NaCl खत्म। उन्होंने एक दिया था, मैंने दोनों करवा दिया आपको। चलिए ये सवाल है, ये सवाल है तो नहीं, तुम्हारे यहाँ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है, ये तो कंफर्म है, पूछ भी सकता है। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज maximum number of molecule। ऑप्शन 1 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2। दूसरा लिखो 16 ग्राम ऑफ NO2, फिर लिखो 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 2 ग्राम ऑफ H2। अब मेरी वाली बात ध्यान से बात सुनना, ये सवाल तुम्हारे यहाँ पढ़ाया गया होगा जब आप 11th में नए गए होंगे, बिल्कुल ताज़ा बिल्कुल गए होंगे। हाँ वही तो हम बताएं, बिल्कुल ताज़ा आप लोग गए होंगे, बट वो बात बहुत पुरानी होगी। चलिए इधर पहले देखिए, निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हालांकि ये तुम्हारे इसका भी पार्ट है, सॉल्यूशन का भी पार्ट तुम्हारे यहाँ दिया गया है सवाल में। ये मैं अपने मन से, तुम्हारे बुक का सवाल है इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ, क्योंकि बात जब बहुत पुरानी हो जाती है तो आपको याद नहीं रहती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको चाहिए मोल। क्या चाहिए, मोल। तो ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है मोल और Na की वैल्यू कितनी होती है, अरे बाबू क्या 6 इंटू 10⁻23। अगर इसको न्यूमेरिकल में लिखना तो इतना ही लिखना, सिर्फ इतने से काम हो जाएगा। 6 इंटू 10⁻23।
चलिए फार्मूला हो गया आपके पास। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए अब। चलिए पहला ऑप्शन बेटा फटाफट बता दो। 60। अच्छा 16 ग्राम दिया है यार। कहाँ भांग खा के आए हो आज कि नहीं खा के आए हो? तो खा के आया करो। दूसरा ऑप्शन क्या है? फिर 16 ग्राम है, NO2। चलिए तीसरा क्या बेटा? हाँ 7 ग्राम ऑफ N2। नेक्स्ट चलिए 2 ग्राम ऑफ H2। मैं एक बता दे रहा हूँ, आप लोग बात करना। चलिए सबसे पहला वाला देखो इधर। निकालना क्या है ये? मोल निकालना है। तो सबसे पहले मोल के लिए फार्मूला, अगर आपको वेट दिया जाएगा तो मोल निकलेगा। तो आप सर बताओगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। तो वेट कितना दिया है? 16। O2 का मॉलिक्यूलर होता है ना गधा, गधे भली बात मत करो भाई, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? एक ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन हैं? तो करोगे नहीं दादा, 32। तो ये हो जाएगा 32। कितना आ जाएगा बोले तो? अब रख के देख लो यहाँ को बता रहे हैं। देखो 6 इंटू 10⁻23। तो मुझे लगा इतना तो पता ही होगा। 3 इंटू 10⁻24। अरे 6×5 = 30। नहीं सही है 23 होगा। चलिए अगला करिए। देखो ऑप्शन में तुम्हें अगर टिक करना है तो तुम्हें देखो वहां तुम्हें करके थोड़ी ना दिखाना है। तो तुम्हें ये बताओ के लिए Na की वैल्यू क्या होगी? सेम भाई, ये Na की वैल्यू तो सब है ना। तो आप सीधे सीधे मोल निकालो, आगे बढ़ो। जिसका मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। ये बात समझ में आई भाई? ये बताओ Na की वैल्यू सबके लिए क्या सेम है? मोल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मोल ही तो वेरिएबल हो सकता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो सब में बढ़िया मोल निकालते चलो, जिसका मोल सबसे ज्यादा वही आंसर। चलिए ट्राई करिए, मैं फोन देख लूँ तब तक। मेरा फोन बहुत देर से देखे नहीं है अपना फोन। अब देख लो, क्या पता दूसरा न तीसरा भी हो सकता है। अरे दादा देख लो भैया। जिसमें मोल के नंबर ज्यादा। इस बार देखिए तुम्हारे सॉल्यूशन में कौन सा सवाल आया था? सीयूटी का पेपर है किसी के पास? सीयूटी का पेपर कंप्यूटर बेस्ड था कि वो था पेपर पेन पेपर मोड था? पेपर है किसी के पास? देख देखो सवाल आ गया। अब दिखा रहे भाई, ये सवाल आया था। आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आपको मिला होगा, यही सेम सवाल था। बस अभी दिखा रहे सवाल। लो बढ़िया सवाल है वो। अच्छा हुआ इसको करा दिया यार। बहुत चीप पेपर था, बहुत सस्ता था पेपर यार, बहुत आसान था। क्या हुआ? कुछ तो हुआ भाई, तुम लोग मजाक बना रहे हो यार। चलो मैं बताऊं।
देखो देखो फटाफट देखते चलो। चलो तुम्हारे यहाँ सवाल आया था कि अरेंज करो, चार ऑप्शन दिए थे, डिक्रीजिंग पर दिया था, आप नहीं दिया था, तुमने दिया। उसमें सवाल था डिक्रीजिंग ऑर्डर इन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो सवाल आ गया। इसमें तो आपको पता हो गया ना मोल कितना आता बेटा, 0.5। इसमें जरा देखिए NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, कितना आएगा मोल कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल मोल कहाँ आ सकता है यार। 3214 कितना हुआ, 3214 46, तो 16/46 इतना आएगा इंटू 6 इंटू 10⁻23 लिख दो, जो आएगा आंसर इसका। ये वेट कितना 7 और मॉलिकुलर वेट N2, एक N का 14 तो 2 N है तो 48, तो 28 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इसका ये 2/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इसका निकाले थे बेटा, कितना आया था 3 आया था ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 10⁻23। चलिए इसका निकालिए। अरे सबसे अरे 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओ है आप लोग के पास, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, जो सवाल आया था तुम्हारे वो करा दे रहे। रुको लिखो सवाल, लिखो लिखो अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of number of molecule, of number of molecule in molecule contained in, number of molecule contained in। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका, पहला है 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ O2। दूसरा ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ CO2 और तीसरा ऑप्शन है आपका 16 ग्राम ऑफ CO और लास्ट है चौथा है 16 ग्राम ऑफ H2। चलिए निकालिए फटाक से, इसको अरेंज करिए। आप सीधा सीधा मोल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में बराबर उतने ही आ जाएंगे ना। सबके मोल निकाले फटाफट, जल्दी करना सीखिए सवाल को। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। ठीक है निकालिए। और एक सवाल आज मैं और कराया, वो भी बेटा PYQ जरूर लगाया करो आप लोग। PYQ समझते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए जो सवाल हैं 2-3-4 साल के, वो जरूर किया करो।
चलिए मैं एक, मेरी तरफ देखिए आप लोग, बेटा इधर देख लो। देखिए आप लोग घर पे करना, आराम से करना। मैं तुम्हारा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एग्ज़ाम वही आपको बता सकता है जो एग्ज़ाम क्रैक किया होगा। यहाँ आपको टाइम सेव करना है। क्या करना है, कैसे टाइम से, अब आप नंबर ऑफ डालने बढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। देखिए थोड़ी बात बताइए, जैसे मैंने कहा x इजक्वल टू ए अपॉन बी, अगर ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, तो अगर b की वैल्यू कम होगी तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी। इतना पता है कुछ, ये पता है ना। आप इस सवाल में देखिए हर जगह n की फार्मूला लगेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखते चलिए, वेट हर जगह क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका मोल ज़्यादा। तो हम दिखाते हैं इसमें। पहले सवाल में देखो, वेट आपको 16 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट 32 हो गया। इसका देखिए वेट आपके पास 16 है, इसका 44 हो गया। इसका देखिए वेट आपके पास 16 है, और 16 कितना होता है, 16 और 12, 16 12 28, 28। इसको देखिए 16/2, सवाल खत्म। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा, तो सबसे ज़्यादा तो हो गया चौथा। फिर आइए उसके बाद पहला, नहीं उसके बाद तीसरा, देखिए फिर पहला और फिर दूसरा, खत्म सवाल। अब वहाँ लगाते रहो बैठ के, तो आपके पास दिमाग थोड़ा बहुत वहाँ यूज़ करोगे ना। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, ठीक है, और भी नीट जैसे एग्ज़ाम को। तो कृपया करके आप लोग पढ़ाई करते रहें। और फिर मैं बताऊं, आप जितना टाइम मैं बताऊंगा कैसे कैसे सवाल करना है। अब मैं बताता तो पहले मोल निकलवाता, फिर क्या ना एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाता, फिर उसको लिखवाता, तो टाइम जाएगा ना। लेकिन हमको पता है अगर वो वैल्यू फिक्स है तो ये वैल्यू छोटी बड़ी, खत्म करते रहो, खत्म हो गया सवाल। चलिए एक सवाल और आया था, वो सवाल देखिए जरा। ये सवाल एग्जाम आया हुआ है 2024 में, ध्यान से देखो, ऐसे सवाल करने हैं आपको। नेक्स्ट, ठीक है, सवाल लिखिए। क्या है सवाल में, कह रहा है नंबर, लिखो द टोटल नंबर ऑफ आयन, द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, इन एक्व सोल्यूशन। अब मैं कॉम्प्लेक्स के नाम लिख दे रहा हूँ, पहले लिखूँ कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है, तुरंत आप बता दोगे। ये सवाल अगर आप किए होते तो हो जाता। देखो CrNH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद और Cl3। चलिए बताइए, सोच के बताओ, बार कितना है, 3, तो इस पर कितना हो गया, तो 3 और 1, खत्म सवाल। ये सवाल आया हुआ 2024 का सवाल है। एक बात मेरी आप मान लीजिए कि जो पढ़ाएंगे उसी में से सवाल आने हैं, और आप कृपया करके इसमें मेहनत करिए, आप मेहनत करते चलिए, बाकी सिलेक्शन हो जाएगा बहुत आसान सिलेक्शन हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता यार। मतलब ऐसे हो जाता ना, जैसे था ना मौत को छू के हम फट से चलाया, वैसे हो जाता भैया। और इस टॉपिक से तो सवाल नहीं आए हैं, रुको देख लेते हैं भाई, कितने सवाल टोटल आने होते हैं। अरे यार, मैंने आज पेपर देखा नहीं इसका यार, इसका तो सवाल हो गया आपका भैया। अब एक दो सवाल मैं अपने मन से करा दूं। ये बताओ 2 घंटे क्लास करोगे या 1.5 घंटे की, आज कितने घंटे क्लास करोगे, 2 घंटे की। तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये बताए पहले तुमको ऑर्गेनिक पढ़ाएं कि पहले फिजिकल पूरा खत्म करवा दें। मैं तो ये सोच रहा था पहले तुम लोग को ऑर्गेनिक पढ़ा देता, फिर आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहते, रटते रहते उसको, रटना रहेगा तुम लोगों को।
तो पहले हम ऑर्गेनिक करा देते हैं, बाद में आपको फिजिकल करा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब मैं ऑर्गेनिक में कुछ बातें पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोग को आता है तो वो चीज़ स्किप कर दो। 11 का पार्ट नॉमेनक्लेचर तुम लोग कर लोगे हैं? दिक्कत होगी। आइसोमेरिज्म भैया देओ, आप भी इस क्लास में हैं, बोलिए। चलो तुम लोग करके बताओ तो फिर हमें पता चल जाएगा कितने ज्ञानी हैं। इसका नाम लिख के दे फटाफट। नया चैप्टर डाल लीजिए, लिखो पहला चैप्टर, नया चैप्टर का नाम डालिए, लिखो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में सब कुछ जो जनरल चीजें हैं वो मैं पढ़ा के करवा दूंगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी में तुमको मैं जितनी भी चीजें हैं जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी, पहले इसका नाम लिखिए उसी में। अरे कोई बात नहीं, देखो तो पहले, अभी देखो लिखा हुआ देखो। जनरल या जर्नल जो कर्नल चाहो कर लो। जब तुम लोग बोर हो जाना तो बता देना कि सर आज नहीं माने पढ़ने, फिर हम लोग समोसा वमोसा मंगाते हैं, चाय वाय पीते हैं कुछ। लिखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें ये नाम लिखिए। चलिए चलिए करें, ट्राई करें तुम लोग। नाम लिखो इसका, फिर उसका नाम लिख लेना, फिर इसका नाम लिखो CH3 CH C2H5, और इससे आसान नहीं हो सकता है, CH2 फिर लिखो C2H5 CH3। चलिए तुम लोग को तुम ऐसा घुमा दो टक से, लेकिन नहीं घुमाएंगे नहीं यार, आराम से पढ़ो। छोड़ देंगे हम, वही लिखो IUPAC नेम लिखो। कुछ चले मैं बता रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं है। देखिए हम बहुत ब्रॉड में नहीं पढ़ाएंगे, उतना पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए अब इसको, इसका नाम लिख दे रहा हूँ, इसके नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा। 5 के लिए पेंट होता है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन कितने पे मिथाइल का 3, उसको बाहर ले आओ, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इसका नाम आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसको एक्चुअली ब्रॉड करना होता है, मैं बाद में बताऊंगा इसको। चलिए चलिए लिखिए IUPAC नाम तो पता है ना, IUPAC का बोलो नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब पहले ध्यान सुनो, जो भी हम IUPAC लिखेंगे, इसमें हम बेसिकली 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट कर लो, बहुत सारी जगह 3 पार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं जो भी पार्ट होगा। पहले देखो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले लिखा था रूट वर्ड, क्या लिखा आता है, रूट वर्ड लिखा जाता है। क्या लिखा आता है, रूट वर्ड या वर्ड रूट, जो भी कहना चाहो कर लो। रूट वर्ड के बाद लिखते सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स फर्स्ट के बाद लिखा था सफिक्स सेकेंड। अगर इतना सब कुछ लिखने के बाद कुछ बच जाता है तो उसको लिख दिया जाता है प्रीफिक्स में। कहां पर, प्रीफिक्स में लिख दिया जाता है। पहले क्या लिखोगे, हम नंबर ही कर दे रहे हैं, सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है सफिक्स सेकेंड, सफिक्स फर्स्ट, फिर आपको लिखना है तीसरे नंबर पर इसको लिखना है, और आगे तो आपको लिखना है चौथे नंबर पर इसको। सबसे पहले रूट वर्ड,
बहुत ही ज़्यादा, इतना मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा कुछ जो आपको सबसे पहले क्या लिखोगे, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या होता है, इसके सामने ऐसे कुछ बातें लिखो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, आपको पन्ना नहीं भरवाऊंगा, उतना करा दूंगा जितना तुम्हारा काम हो जाए। चलिए, रूट वर्ड क्या होता है आप बताओगे। रूट वर्ड में लिया था जो कार्बन चेन लिया था उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, ठीक है। रूट वर्ड की कुछ बातें हैं, जैसे रूट वर्ड जब भी स्टार्ट किया जाएगा तो जिस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी वो प्राइमरी कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन होना चाहिए, ठीक। दूसरा, इसको लिखा जाता है ग्रीक वर्ड में, याद है मेथ एथ प्रोप वगैरह वगैरह में लिखा था, तो मैं कुछ लिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख लो उसको। अगर कार्बन एक है तो क्या बोलते हैं, मेथ, लिखते चलिए आप लोग। अगर कार्बन दो है तो एथ, तीन है तो हो जाएगा प्रोप, और अगर चार है तो ब्यूट, और अगर पांच है तो पेंट, और अगर छः है तो हेक्स, और अगर सात है तो बोलते चलिए हेप्ट, और अगर आठ है तो ऑक्ट, और अगर नौ है तो नोन, और अगर 10 है तो डेक, और अगर 11 है तो अनडेक, और अगर 12 है तो डू डेक, बस इससे ज़्यादा नहीं, डू डेक, ट्री डेक, डो, बस इतना। कार्बन 1 से लेकर 12 तक आपको याद करना है, ठीक है। आप याद दिला देंगे तो इसका मैं नोट्स भेज दूंगा आपको यूपीएससी का, एक बार देख सकते हैं आप। अब इसके बाद क्लास है, बारह का डेक, अनडेक, डू डेक, डीसी डेक, क्या हुआ, कुछ तो दिखा रहे हो गया बेटा, डेक वगैरह हो गया। चलिए अब आ जाओ सफिक्स फर्स्ट पे, तो मैं इसको मिटा, अगर कार्बन 6 है तो क्या होगा, कार्बन 7 है तो क्या होगा, कार्बन 10 है तो क्या होगा, 12 है तो क्या होगा, ये आपने पता चल गया। अब आइए सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है। सफिक्स फर्स्ट बताता है कि जो कार्बन की चेन है उसका नेचर क्या है। अब नेचर में क्या हो सकता है, वो घमंडी है, ऐसा नहीं होता। नेचर दो ही तरीके का होगा, या तो वो होगा एरो, क्या नाम है, एल्केन, या तो होगा एल्किन, या तो होगा एल्काइन। कह सकते हो या तो होगा सैचुरेटेड या तो होगा अनसैचुरेटेड। क्या होगा, या तो सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड। तो सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है बेटा, दो बातें, एक तो बताता है सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है,
क्या बेटा, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड होगा तो हम कहेंगे भैया ये एल्केन है, और एल्केन जब है तो हम लगाएंगे एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगाएंगे बेटा, एन। और अनसैचुरेटेड तो हो सकता है कि ये एल्कीन हो या हो सकता है एल्काइन हो। अब एल्कीन में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है, तो पहले ये भी लिख लो, ब्रैकेट में करके लिख लो डबल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर एल्कीन होगा तो इन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन। और अगर एल्काइन होगा तो आइन लगा देंगे। ठीक है, लिखते चलो लिखते चलो। ठीक है, आओ, ठीक है, तो इधर आओ। अब ये क्या बताता, ये बताता फंक्शन ग्रुप के बारे में। बस क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ठीक है, अब फंक्शन ग्रुप में एक दो मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाकी तो मैं कल जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो मैं लिखूंगा। जैसे अगर COH है तो इसे बोलते हैं ओइक एसिड। अच्छा एक बात और, इसलिए मत लिखो इसको, अभी मत लिखो इसको। फंक्शन ग्रुप को कभी कभी हम यहाँ पे बस इतना लिख दो कि ये बताता फंक्शन ग्रुप के बारे में। कभी कभी क्या होता है, फंक्शन जैसे मान लो COH है, जब इसे हम फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तब क्या बोलेंगे, कभी कभी ये क्या होता है, साइड चेन में आ जाता है। कहाँ जाता है, साइड चेन। और जहाँ इसी को बोलते हैं साइड चेन ही बोलते हैं, साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन। प्रीफिक्स को ही क्या बोलते हैं, साइड चेन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जब साइड चेन जब आएगा तब क्या बोलेंगे, ये मैं तुम्हें कल लिखवाऊंगा, इसको एक बनवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए अब एक और स्टार बना के लिखो। से करेंगे, मेन मुद्दा हमारा आएगा कि हम नंबरिंग करें किधर से। क्या चाहिए बेटा, नंबरिंग किधर से करें, तो उसके लिए हमारे पास एक ही रूल होता है। पहले प्रेफरेंस दिया जाता है फंक्शन ग्रुप को। किसको, फंक्शनल ग्रुप को। दूसरी प्रेफरेंस दिया जाता है मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड में भी किसको, सेकंड वाले को ज्यादा दिया जाता है थर्ड वाले से। ठीक है, फिर दिया जाता है साइड चेन। इधर से जल्दी आ रही है, और सब कुछ अगर सेम हो गया तो अल्फाबेट। इसको देख लो, यही तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिखिए आप। तो नंबरिंग करने के पहले क्या लिया जाता है, फंक्शन ग्रुप। अगर वो सही हो गया तो, बराबर हो गया तो, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या, सेकेंड वाले को ज़्यादा, ट्रिपल वाले को कम। ठीक है, फिर साइड चेन। और अगर सब कुछ बराबर, हम क्या लेंगे, अल्फाबेट ले लेंगे। अल्फाबेट समझते हो ना, पहला अक्षर कौन से आया, किस उससे आया किस। ठीक है, चले अब आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल कराऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर चलो, सामने चले डायबिटीज को। चलिए अब देखिए, अब एग्जाम्पल में देखते, जैसे मैंने तो अभी तुमको जो कराया था पहले वो देखो, ये था ना पहला वाला। देखिए खास बात होती है, हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये भी होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कार्बन उस चेन में आ जाए। क्या आ जाए, सबसे ज्यादा कार्बन उस चेन में आ जाए। चलिए अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 2 3 4, तो अगर ये चेन लेते तो हमारे पास कितने कार्बन आ रहे हैं, 4।
और जरा इधर आइए, 1 2 3 4 5। अगर हम ये चेन ले लिए तो हमारे पास कितने आ गए? 5। तो कौन सी चेन लेना सही है? दूसरी बात, अब अगर हम चेन लेते हैं, सीधी चेन लेते हैं, तो हमारे पास ब्रांच कितनी आई थी? एक ब्रांच आई थी। और अगर ये वाली भी लेते हैं तो भी एक ही ब्रांच आ रही है। तो हमारी प्रेफरेंस सबसे बढ़िया है कि क्या ले लें? लॉन्गेस्ट चेन ले लें। चलिए, अब लॉन्गेस्ट चेन तो हो गई हमारी, सिलेक्ट हो गई कि लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये आ गई। पहली प्रेफरेंस हो गई, हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें चेन कौन से लेनी है, तो चेन ये लेनी है। अब चेन की नंबरिंग किधर करनी है? दूसरी प्रेफरेंस, नंबरिंग किधर से करेंगे? जरा ये, तो हमने कहा सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। क्या कहीं फंक्शनल ग्रुप लगा है? नहीं लगा है। कहाँ लगा फंक्शनल ग्रुप? मैं बताऊंगा फंक्शन क्या क्या होता है, एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, साइनाइड, एसोसाइनाइड, ये सब मैं बताऊंगा कल, ठीक है? वो तो है नहीं। क्या कहीं मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? वो भी नहीं है। तीसरी पे साइड चेन, साइड चेन ये है आपकी, दिस इज द साइड चेन मिथाइल की है। किसकी है? मिथाइल की। अब जरा नंबरिंग करिए, अगर एक नंबर इसको देते 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर पे पहली चेन आ रही है? थर्ड नंबर पे। कितने पे आ रही है? थर्ड। जरा इधर से करके देखिए, 1 2 3 4 और 5, तो चाहे नंबरिंग इधर से करें और चाहे नंबरिंग इधर से करें, दोनों तरफ से हमारा जो ब्रांच है वो, हमारी जो ब्रांच है वो सेम पोजीशन पे आ रही है। तो कोई भी एक ले लें, हम इधर से कर लेते हैं। अब मैं दोबारा से लिख के 1 2 3 4, चलिए नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। याद आया? हम लिखने का तरीका होता है रूट वर्ड। तो रूट में कितने चेन हैं, सॉरी कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या होता है? पेंट। तो आप लिखो पेंट। ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? ये सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल वाला कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है? तो उसके लिए क्या लगाते थे? एन। तो हमने लगा दिया एन। ये हो तो है नहीं फंक्शनल ग्रुप। अब आइए प्रीफिक्स पे। हमने क्या था? पहले रूट वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सफिक्स 1 सेलेक्ट कर लीजिए, सफिक्स 2 सेलेक्ट कर लीजिए, जो लगा देना, खत्म। अब प्रीफिक्स में बचा क्या? 3 पर मिथाइल। तो हो गया 3 पोजीशन बताएगा और है क्या? मिथाइल। अब बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे, ठीक है? डन। अब आप इसको लिख लो। तो आपको मुझे लगता है कि सिलेक्ट करना याद आ गया, रूट वर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं, बहुत कुछ कैसे सिलेक्ट करते हैं। चलिए एक सवाल मैं और दे रहा हूं। दे, अरे यार मेरा हाथ खराब है यार। अरे डबल फिंगर ऊपर नीचे जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है यार? नहीं, डबल फिंगर से ऐसे कर दो ना, तो अब ऊपर होता है ये। चले यहाँ देखो, शू शू शू। चलिए अब जरा सोचो फिर से, हम आपको सोचवा रहे हैं, ठीक है? चलिए ये बताओ, पहले बताओ चेन कौन सी लेंगे? ये लेंगे तो कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5, 5 आएंगे। जरा ऊपर लीजिए, 1 2 3 4 5, कोई चेन ले लो, अब हमारे लिए बराबर है ना? तो हम सीधे सीधे एक चेन ले लेते हैं, सीधी चेन है, ठीक है? अब बात आई नंबरिंग की। चलिए देखिए, इधर से करेंगे तो 1 और 2 पर, और इधर से भी करेंगे 1 और 2 पर। तो ब्रांच किधर से पहले आ रही है? दोनों तरफ से बराबर है ये। लेकिन फिर आइए, इधर से कितनी ब्रांच आ रही है? और तो
प्रेफरेंस दे देंगे। हम एक एक प्रेफरेंस तुमको बता रहे हैं, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है, ये हमारे एक्सपीरियंस से है। जब आप बहुत सारे सवाल कराएंगे ना, बहुत सारे सवाल करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा नहीं ऐसे हो सकता है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहले तो क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन लिख देंगे। चलिए पेरेंट चेन कितने की बेटा, पेंट। अच्छा एन तो पता ही ना। अब आइए प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या है, मिथाइल है और ब्रोमो है, इसे बोलते हैं ब्रोमो। ब्रोमो पहले बी आता है कि पहले एम आता है, पहले बी, तो उसको पहले, तो कितने पोजीशन पे, सेकंड पर, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, इसको मैं मिटा कर दोबारा लिखूंगा 2 ब्रोमो। मिथाइल कहाँ कहाँ है, एक तो 2 पर मिथाइल है, दूसरा 4 पर, तो ऐसे लगाएंगे कॉमा 2 कॉमा 4। कितने हैं, 2, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डाई मिथाइल। अब आगे वही पेंटेन, लिखो। कुछ बात पल्ले पड़ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं? देवी जी तुम्हारा नाम भूल गए यार, खुशी, हम खुशबू बोलने जा रहे थे, सॉरी, खुशी खुशी। चले तुम लोग को घुमा दे थोड़ा सा, देखो तुम लोग कर पाते कि नहीं। अगला सवाल देखो, अगला हम देखो बताए ना कि अगर तुम प्रैक्टिस, अभी मैं तुमसे, अरे यार देखो, अभी जब मैं सवाल कर रहा था मैं तुमको बताया था कि ये सब चीजें तुम्हारे प्रैक्टिस से आएंगी। सवाल को कितना जल्दी खत्म करना है, जैसे ही देखो अगला सवाल, चलिए सोचिए जरा आप। तो कार्बन चेन पता है तुम्हें, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं अगर चाहो तो। मैं बताऊंगा, कल मैं तुमको बताऊंगा कि जब किसी कंपाउंड को कंप्रेस फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले हमको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड। आज मैं तुमको ऐसा दे रहा हूँ कि एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, कोई मतलब नहीं है। चलिए करते हैं नंबरिंग, 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन की चेन है, 7। अब 7 तो हमने डिसाइड कर लिया, नंबरिंग करेंगे किधर से। इधर देखिए 1 2 3 पर आ रही है पहली ब्रांच, इधर से देखिए 1 2 3 पर ब्रांच आ रही है, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से, काहे, इधर भी तो, उससे मतलब नहीं है यार, कार्बन 2 आने से मतलब है। वही, चले मैं बता रहा हूं, ये कितने कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या होगा, इथाइल। क्या नाम है, इथाइल। और इसका नाम मिथाइल। अल्फाबेट में एम पहले आता है कि ई पहले आता है, बताओ, लिख लो। सब जन मुधि में पाते हैं, मजा आ रहा है। इसलिए पहले ऑर्गेनिक तुम लोग को पढ़ा दूंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें रटने वाली होंगी, तो आप घर पे उसको लगातार पढ़ते रहना। डन, क्या हो गया नाम, देखो, हाँ 3 इथाइल 5 मिथाइल, कितने कार्बन चेन है, हेप्टेन खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, घूम जाओगे ऐसे सवाल में, कैसे घूमोगे, ट्विस्ट, देखो ट्विस्ट, एम्बी ट्विस्ट। चलो थोड़ा सा छोटी कार्बन चेन कर लेते हैं। चलिए करिए सवाल। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, अब करिए। अब जो ये सवाल कर ले कल मैं उसको चॉकलेट खिला दूंगा। चॉकलेट जानते हो ना,
कभी खाए हो चॉकलेट? ये तो सर हम देने में विश्वास करते हैं, चॉकलेट खाने में नहीं। ऐसा कुछ नहीं तो ये सवाल करो फिर। लगाओ दिमाग चाणक्य वाला। क्या आया? पहले बताओ कार्बन की चेन कितनी है, तुमने कितने कार्बन की चेन ली, बस इतना बता दो बस। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन ली बेटा खुशी? 6। आप दे 6 आप बेटा। सबने गलत कर दिया। हमने बताया था कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तो हम ये लेंगे। देखो अगर तुम ये ले लिए तो दोनों डबल बॉन्ड तो छूट गए। भाई आप ये बताइए, आप अगर ये ले रहे हैं तो डबल बॉन्ड तो बाहर चला गया चेन से ना, और डबल बॉन्ड को हमें कहाँ रखना है? चेन के अंदर। अब देखो, अब हमारे पास ये डिसाइड हो गया कि कार्बन की चेन तो हमारे पास ये है, जो कि कितने 5 की है। अब देखो नंबरिंग जब इधर से करेंगे तो इधर भी पहले पे डबल बॉन्ड आ गया, और इधर से भी डबल बॉन्ड पहले पे आ गया। अब फिर खोपड़ी घूम गई। यार एक हाथ दूर होता तो हम तो कर ले जाते। अब आइए, चलिए चलिए ठीक है, दोनों पे डबल बॉन्ड पहले पहले पे तो किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे इधर से चले तो पहली नंबर दूसरी नंबर में ब्रांच दिख गई। फिर मैं कहा चलो उधर से भी देख लेंगे, से हमको दूसरे पे मिल गई, फिर खोपड़ी गरम हुई। तो हमारी सारी प्रॉपर्टी अब क्या हो रही है? सेम होती चली जा रही है। तो जब सब कुछ सेम हो जाए तो हमें क्या लगाना है? अल्फाबेट। ये ब्रांच किसकी है? इथाइल की। और ये ब्रांच किसकी है? पहले ई आएगा कि पहले एम आएगा? खत्म, नंबर इधर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब मेरी बात फिर से सुनो। क्या बेटा, कितने की कार्बन चेन है? 5। तो पहले तो लिखो पेंट। डबल बॉन्ड कितनी जगह पर है? 2। कितनी कितनी? पहले पर और चौथे पर। तो पेंट 1 4 डाईइन। डाईइन। ठीक है, कितने पे इथाइल है? जो 2 इथाइल, और कितने पर? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। कुछ बात समझ में आ रही कुछ, कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं? में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। चलो एक आसान सवाल कर लो तुम लोग, बहुत देर से तुम टफ टफ कर रहे हो, बहुत देर से तुम्हारा खूब तुम लोग की। इसको कर लो। आप ये बिल्कुल ना सोचेगा कि हम बहुत कठिन करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि अब तुम्हें बोर्ड नहीं देना है ना, तुम्हें खुश रहना है ना, तुम्हें हमें खुश करना है कि स्कूल में पढ़ाई आसान आसान दें, बच्चे खुश रहें। ठीक है, अब तो अब एग्जाम में देना कंपटीशन, तो लोग तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पढ़। साकिब अहमद, हाँ भैया।
क्या? अब देखो, हमने कहा था जब प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को पहले देते हैं ना, तो 1 2 3 4, क्या नाम लगा दो, आइन 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 आइन, फिर जाइन। कितने कार्बन की चेन? 5। पेंट कितने पर? 1 इन 4 आइन। ऐसे लगा 1 इन इन कमा 4 आइन। चलिए आप खाना खाइए करिए। अब आप तो क्लास है नहीं अब आज, है ना?